सिवान में शहाबुद्दीन, शहाबुद्दीन का सिवान, सत्ता की सरपरस्ती और शहर में उसकी तानाशाही। जहां जब उसका राज चलता था ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपना जुबान खोल ले। आपको याद हो तो पिछली कहानी में मैंने बताया था कि एक समय ऐसा था बिहार के सिवान में कि वहां रहकर अगर किसी ने शहाबुद्दीन के खिलाफ कुछ किया तो समझ लीजिए कि वो इस दुनिया से ही गया। कुछ ऐसा ही जेएनयू के स्टूडेंट चंद्रशेखर प्रसाद के साथ भी हुआ, जिसे प्यार से सभी चंदू बुलाते थे। उन्होंने राजनीतिक स्तर पर उस दौर में शहाबुद्दीन से लोहा लेने की ठानी थी। उस शहाबुद्दीन से जिसके आगे बड़े बड़े नेता भी चुनाव में अपना पोस्टर लगवाने से भी डरते थे। लेकिन दिल्ली से लौटे चंद्रशेखर ने सिवान में शहाबुद्दीन के खिलाफ अपनी मुहिम शुरू कर दी। उसने ठान लिया था कि वो सिवान के राजनीति को एक ऐसा नया रंग देगा जो हमेशा के लिए सिवान से शहाबुद्दीन के आतंक को खत्म कर देगा। लेकिन 31 मार्च 1997 को सिवान के जेपी चौराहे पर जो हुआ, उसने बाहुबली शहाबुद्दीन के आतंक को 4 गुना ज्यादा बढ़ा दिया और लोग खामोश हो गए और चंदू की मां न्याय की गुहार लगाने लगी। कलेजा के टुकड़ा मेरा रतन तो ले लिया, तो मेरे मरने में या जीने में कोई फर्क नहीं है। तो आखिर क्या है कहानी शहाबुद्दीन से चंद्रशेखर की टकराव की? आइए आपको एकदम शुरू से सुनाता हूं। बिहार के आपराधिक पृष्ठभूमि के सबसे काले पन्ने पर एक वेब सीरीज बनी है। नाम है रंगबाज डर की राजनीति, जो शहाबुद्दीन के असल जिंदगी के डर पर आधारित है। और अगर आपने वो सीरीज देखी होगी तो आज की कहानी सुनने के बाद आपको उस वेब सीरीज की कहानी के भी एक हिस्से की याद आ जाएगी। तो हमारे आज की कहानी के जो हीरो है ना, उनका नाम है चंद्रशेखर प्रसाद, जो 20 सितंबर 1964 को बिहार के सिवान जिले में जन्मे, एक बहुत ही साधारण परिवार में। इस वजह से चंद्रशेखर ने बचपन से ही समाज में फैली असमानताओं और अन्याय को करीब से देखा। यही सब कुछ देखते हुए शुरुआती शिक्षा जो है उनकी, वो सिवान में ही हुई। कहते हैं वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे, आगे एनडीए की भी तैयारी की, लेकिन मन नहीं लगा वहाँ उनका, क्योंकि उनकी सोच जो थी वो आसमान से नहीं बल्कि ज़मीन से जुड़ी थी। इसलिए सिवान से दूर आगे की पढ़ाई के लिए वो देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू में पहुँच गए। जेएनयू में एडमिशन के तुरंत बाद ही चंद्रशेखर जल्द छात्र राजनीति में भी सक्रिय हो गए। फिर उन्होंने ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन में शामिल होकर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। जिस तरह से बीते सालों में आपने कन्हैया कुमार को देखा था, कुछ वैसे ही पॉलिटिक्स चंद्रशेखर ने भी उस दौर में किया था। चंद्रशेखर भी इस संगठन के साथ जुड़ जल्द ही अपने भाषण और समाज के प्रति जागरूकता के वजह से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के बीच ना काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। तो जब पढ़ाई उनकी पूरी हो गई जेएनयू में, तो उन्होंने फैसला किया कि वो अपने गांव सिवान वापस लौट जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी असली लड़ाई तो वही है जहां उन्होंने अन्याय और असमानता को पहली बार देखा था। लेकिन जब चंद्रशेखर वापस लौटे तो सिवान का राजनीतिक माहौल जो है वो पूरी तरह से बदल चुका था। अब यहाँ सिर्फ जाति की असमानता और गरीबी नहीं थी, बल्कि किसी एक का आतंक भी था, जिसके एक आवाज से लोग जहां होते थे वहीं पत्थर हो जाते थे। आलम तो ये था कि जहां चंद्रशेखर सबके लिए एक सुंदर और आजाद दुनिया सोच कर गए थे, वो सिवान अब किसी एक के कैद में था। और उसके कैद खाने का खूंखार जेलर था मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो न केवल एक सांसद थे बल्कि अपने आपराधिक कारनामों के लिए भी जाने जाते थे। इसलिए उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी वहाँ। लेकिन चंद्रशेखर किसी अपराधी से डर जाए या किसी के खौफ में आकर बोलना बंद कर दे, ऐसे नहीं थे वो। उन्होंने सिवान में रहकर ही शहाबुद्दीन के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने शहाबुद्दीन की आपराधिक गतिविधियों और राजनीतिक भ्रष्टाचार का भी विरोध करना शुरू किया।
कहते हैं कि कई लोगों के नज़र में यह पागलपन था और कईयों के नज़र में एक साहसी कदम, क्योंकि शहाबुद्दीन जैसे ताकतवर व्यक्ति से टकराना किसी भी लिहाज में आसान नहीं था। लेकिन चंद्रशेखर ने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया, उन्हें शहाबुद्दीन के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया, ये कहकर कि उन्हें अन्याय के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, उनके लिए कोई और नहीं आएगा। लेकिन सिवान में रहकर शहाबुद्दीन से बैर, जो साहब ऑफ सिवान कहा जाता था, ये सीधे सीधे उनके अस्तित्व को चुनौती देना था। ऐसे में भला एक अपराधी बाहुबली चुप थोड़ी रहता, वो भी वो बाहुबली सांसद जिसके ऊपर प्रदेश के कई बड़े बड़े नेताओं का हाथ था। फिर क्या, 31 मार्च 1997 का वो दिन भी आया जो चंद्रशेखर के जीवन का आखिरी दिन साबित हुआ। उस दिन वे सिवान के जेपी चौराहे पर लोगों को संबोधित कर रहे थे, एक नुक्कड़ सभा कर रहे थे। वहाँ पे वो भाषण दे रहे थे, शहाबुद्दीन के खिलाफ ही लोगों को समझा रहे थे कि उन्हें अब बोलने की ज़रूरत है, उनके खिलाफ आने की ज़रूरत है। चंद्रशेखर उस दिन भी हमेशा की तरह अपने जोशीले अंदाज में बोल रहे थे। तभी 2 बाइक सवार गुंडे उस भीड़ में आए और गोलियां बरसाने लगे। चंद्रशेखर को कई गोलियां लगी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सिर्फ वही नहीं, बल्कि उनके साथ खड़े पार्टी के एक और कार्यकर्ता थे, श्याम नारायण यादव, वो भी उस दिन हमले में मारे गए। सबको पता था कि चंद्रशेखर की हत्या के पीछे शहाबुद्दीन के गुंडों का ही हाथ था, और शहाबुद्दीन का गुंडा यानी कि ये पूरी प्लानिंग ही शहाबुद्दीन की है। लेकिन उसका रसूख ऐसा था कि कभी भी शहाबुद्दीन का नाम सीधे तौर पर आया ही नहीं। लेकिन यह बात किसी से छिपी नहीं थी कि चंद्रशेखर की मुखरता और शहाबुद्दीन के खिलाफ उनके अभियान ने ही उन्हें निशाने पर ला दिया था। और सिवान में चंद्रशेखर की हत्या एक साफ संदेश था। संदेश ये कि जो भी शहाबुद्दीन के खिलाफ बोलेगा उसका यही हश्र होगा। चंद्रशेखर की हत्या ने ना पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि वो सिर्फ सिवान के एक नेता नहीं थे, बल्कि जेएनयू के स्टूडेंट थे, वहाँ के पॉलिटिक्स में भी काफ़ी एक्टिव थे, पॉपुलर चेहरा थे वो। इस वजह से आप समझिए कि उनकी जब हत्या सिवान में हुई तो यहाँ दिल्ली में भी जेएनयू कैंपस के अंदर तूफान आ गया, और फिर ये तूफान धीरे धीरे देश की राजधानी दिल्ली में भी फैलने लगा। हजारों की संख्या में छात्रों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अपने नेता के लिए वो न्याय की मांग करने लगे। दिल्ली से लेकर बिहार तक हर जगह चंद्रशेखर की हत्या का विरोध हो रहा था। उनके समर्थक और परिवार वाले न्याय की गुहार लगा रहे थे, लेकिन न्याय की राह आसान नहीं थी। चंद्रशेखर की हत्या के जांच में वर्षों लग गए, क्योंकि शहाबुद्दीन के राजनीतिक दबाव और उसका जो खौफ था, उसके चलते जो इस केस की जांच की जो स्पीड थी वो काफ़ी स्लो हो गई। लेकिन समय के साथ शहाबुद्दीन पर जब दूसरे आपराधिक मामलों की जांच शुरू हुई ना, तो लगभग 19 साल बाद 2016 में शहाबुद्दीन को कई मामलों में दोषी ठहराया गया और उम्र कैद की उसे सजा भी सुनाई गई। हालांकि चंद्रशेखर की हत्या के मामले में वो न्याय नहीं मिला जिसकी मांग थी, लेकिन सिवान से शहाबुद्दीन के आतंक का खात्मा हो चुका था और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर की लड़ाई की जीत के रूप में इसे देखा जाने लगा। चंद्रशेखर की कहानी आज बिहार, जेएनयू और देश के कई हिस्सों में सुनाई जाती है। उनकी याद में जगह जगह पर स्मारक बनवाए गए और उनकी जयंती पर कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। उनके संघर्ष और बलिदान ने ये साबित कर दिया कि सच्चाई के लिए लड़ने वाले कभी मरते नहीं हैं। उनका जीवन, उनकी मौत जो है वो एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो एक बेहतर समाज बनाने का सपना देखते हैं। ये भी सच है कि कई लोगों के नज़र में शहाबुद्दीन रॉबिन हुड जैसे हैं। कई लोग उनके समर्थन में कमेंट भी डालते हैं हमारी कहानियों पर, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सिवान की कोई भी माँ चाहेगी कि उसका बेटा शहाबुद्दीन की तरह बने, अपनी डर की राजनीति दिखा लोगों की हत्या करे, जिंदगी भर जेल में गुजारे और वहीं उसका खात्मा हो जाए एक दिन, उसके लाश को अपनी मिट्टी भी नसीब ना हो। इससे तो कई अच्छी जिंदगी चंद्रशेखर की थी, छोटी पर असरदार, जो लोगों और समाज के कल्याण के लिए था। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपके लिए कौन हीरो है, कौन विलेन है, ये तो आप ही तय करेंगे और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आप क्या सोचते हैं।
बाकी इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश मिलूंगा आपको किसी और सफर में किसी और क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।